अच्छा, अब बेटे हमारे पास एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी पहला स्टैंडर्ड कैंडल्स के ऊपर है। अंडरस्टैंड द टर्म लुमिनोसिटी एज द टोटल पावर रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार। ओके, अब बेटे हमारे पास लुमिनोसिटी का ये कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हमारे पास अगर एक हीटर ऑन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें करंट पास करता है तो रॉड जो हीट अप होता है और रॉड रेडिएशन एमिट करता है। उसमें लाइट रेज भी आ रही होती है, उसमें इंफ्रारेड भी आ रही, मे भी दूसरे भी आ रही, जितनी निकल रही है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, अगर उनको इवैक्यूएटेड स्पेस के अंदर भी हीटर को रख दोगे फिर भी उसमें निकलनी है। अब कितनी रेडिएशन अमिट हो रही है फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ अ हीटर या फिलामेंट लैम्प, उसको कह रहे हो तो लुमिनोसिटी है। अब एक स्टार है, उसमें फिजन या फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, कितनी वो एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम फ्रॉम इट्स सरफेस, उसको आप कह रहे हो लुमिनोसिटी है। ठीक है, कितनी रेडिएशन एमिट करेगा। अब रेडिएशन अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, कितनी, और उनको पोलराइज हम कर सकते हैं बाद में। तो हर डायरेक्शन में हमारे पास एक स्टार जो है, हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, फिजन या फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है मेनली। स्टार फॉर्मेशन में भी फ्यूजन रिएक्शन हेल्प करता है और हम ओ लेवल में पढ़ भी चुके हैं ये चीज। अगर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसमें बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है डिफरेंट फॉर्मेट में। अब वो एनर्जी वहां से अगर रिलीज होगी आउटर स्पेस में फर्दर जाना है तो हमारे पास वो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में जा रही होती है। उस एनर्जी को पर यूनिट टाइम डिवाइड करते हो तो पावर आएगी। जो पावर होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की emitted फ्रॉम अ स्टार, दैट इज नोन एज लुमिनोसिटी। आपका जो हमारे पास सिंपल हम यूज करते हैं बेटा, ये मल्टीमीडिया जो क्लास में लगा हुआ है, अब मल्टीमीडिया के अंदर फिलामेंट लैंप होता है बेटे, एक स्पेशल लैंप होता है। अब लैंप में कितनी लाइट इमिट करता है बेटे वो, ठीक है, वो उसकी लुमिनोसिटी होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लाइट कम होती जाती है। अब लुमिनोसिटी के जो यूनिट होते हैं ये वॉट होते हैं, ये एनर्जी नहीं है, ये पावर है बेसिकली। मैं कह रहा हूँ कितनी एनर्जी रेडिएट करता है पर यूनिट टाइम, एनर्जी ओवर टाइम क्या होता है, दैट इज पावर। तो ये हमारे पास जो हमारे पास है लुमिनोसिटी, ठीक है बेटे, ये पावर होती है, एनर्जी नहीं है, यूनिट इसके वॉट हैं। ये इंटेंसिटी भी नहीं है, इंटेंसिटी में एरिया आता है बाद में, इंटेंसिटी भी आती है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट में लिखा है ऑल स्टार्स emit radiation in all direction and why they emit radiation because nuclear fusion reaction occurring in that one। ठीक है, these are transverse unpolarized radiation, क्योंकि रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं ये, ठीक है, ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने वेवलेंथ्स आ रही अप्रोक्सीमेटली। सो luminosity is the total power output of radiation emitted by a star। total power का वर्ड है, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स emitted by a star per unit time। एनर्जी और टाइम क्या हो गया, पावर, ठीक है। टोटल पावर ऑफ रेडिएशन emitted by a star, ठीक है, टोटल पावर ऑफ रेडिएशन emitted by a star। ये देखो टोटल पावर ऑफ रेडिएशन emitted by a star जिसमें लिखा हुआ, ठीक है, दिस इज लुमिनोसिटी, ठीक है, टोटल पावर ऑफ रेडिएशन emitted by a star। सिंबल इसका जो यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल एल। यूनिट्स इसके जो होते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद वॉट, क्योंकि पावर है, डब्ल्यू हो गया या जूल पर सेकंड में हमने लिख लिया इसको। फिजिकल सिग्निफिकेंस स्केलर है। डिपेंडेंस किस पे होगी, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स बेटे। एक तो टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ स्टार, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, चाहे लाइट रेज है चाहे वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट ज्यादा एमिट होंगी, ठीक है। तो लुमिनोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होती है टेम्परेचर ज्यादा होने से। As a star gets hotter, the amount of nuclear reaction increases। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर के फ्यूज करवाते हो, वो फ्यूज बेटे तभी करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं, कभी भी फ्यूज नहीं करेंगे। तो उनको फ्यूज करवाने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो जितना वो सोर्स क्या होता है, एनर्जी टेम्परेचर ही होता है। तो पार्टिकल्स को अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो हमारे पास वो जाके एक दूसरे को, काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर से,
वो ज्यादा होगी, फ्यूज कर सकेंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, सो मोर एनर्जी इज रेडिएटेड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी ये जितनी लुमिनोसिटी है, ठीक है। सेकंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड इज साइज ऑफ द स्टार या वॉल्यूम उसका, जितनी बड़ी कम छोटा है स्टार, बड़ा स्टार है, बड़ा स्टार तो इसको ज्यादा ज्यादा वो रेडिएट कर रहा है बेटे हर तरफ, छोटा स्टार का कम रेडिएट कर सकेगा, उसको सरफेस ने रेडिएट करना होता है। एक आप हीटर का एक फिलामेंट, छोटा हीटर ही लिया आपने, 100 वॉट का हीटर है बेटे, 100 वॉट का हीटर, एक ही कॉइल जो है हीटर की वो बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है, और एक ही कॉइल ने ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ हीटर के अंदर। आई मीन टू से ये हमने अगर हीटर ही लिया बेटे, ये एक हीटर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसकी कॉइल जो आपने इसके अंदर जो ऑक्यूपाई करनी है बेटे, ये इस तरह हमारे पास आएगी, ये कॉइल है हीटर की, जो इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा हूँ, और इसमें कॉइल ये है, कॉइल का साइज वगैरह एवरीथिंग इज सेम, वॉटेज भी सेम है, 100 वॉट का बेटे, ये भी 100 वॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखोगे इसकी रेडिएशन ज्यादा निकल रही होंगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई भी कर रही है, इसके करीब हमारे पास अगर यहाँ पे भी कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसका रेडिएशन जा रही है, इस वाले तक भी जा रही है, इस वाले तक भी जा रही है, इस वाले तक भी जा रही है, इसमें सिर्फ करीब वालों तक जा रही होंगी, ज्यादा दूर तक तो नहीं जा रही ना इसकी, तो लुमिनोसिटी इसकी कम होती है, उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर लिखा हुआ लार्जर स्टार हैज मोर एरिया व्हिच अलाउज मोर लाइट एंड एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू बी एमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रेडिएट करता है एक स्टार पर यूनिट टाइम, दैट इज इट्स लुमिनोसिटी। एक फिलामेंट लैंप की कितनी वो लाइट एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, जो लाइट हमारे तक आ रही है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो जो एमिट कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक हीटर कितनी हमारे पास एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, एक बेसिकली जो है स्टोव जो है कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो कितनी प्रोड्यूस, सोर्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आप कह रहे हो दैट इज लुमिनोसिटी, ठीक है। और ये पावर है बेटे, यूनिट इसके वॉट होते हैं, ये एनर्जी नहीं है, इसको आपने इंटेंसिटी के साथ भी नहीं लेना, इंटेंसिटी और चीज है, ये इंटेंसिटी क्या है। अब आगे नेक्स्ट पे, रेडिएंट का मतलब तो हो गया रेडिएशन ही निकलनी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ठीक है। जो फ्लक्स हम किसको कहते हैं, फ्लक्स हम कहते हैं किसी भी चीज का पास करना है, किसी चीज का हिट करना, ठीक है, किसी भी चीज का पास करना, हिट करना या रिसीव करना, उसको आप कह रहे होते हो दैट इज फ्लक्स। जिसने क्लास में पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स पे हो गया, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक परपेंडिकुलर एरिया में से पास करती हैं, ठीक है। लाइट फ्लक्स हो गया, कितनी लाइट रेज एक परपेंडिकुलर एरिया पे आके हिट करती हैं, कितनी हीट रेज हॉट इंफ्रारेड रेडिएशन एक परपेंडिकुलर एरिया पे आके हिट करती हैं, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया क्यों ले रहे हैं हम, फर्दर इंटेंसिटी भी डिफाइन करनी है। इंटेंसिटी इससे पहले हम एएस लेवल में डिफाइन कर चुके हैं, ये भी क्या था, पावर ओवर एरिया था। अब इससे पहले हमने क्या डिफाइन किया, सिर्फ पावर डिफाइन किया है, जो हमने कहा था ये लुमिनोसिटी है, ठीक है। अब हमने उसको रिसीव करना, ये क्या था, प्रोड्यूस की थी हम स्टार ने, अब हमने अगर रिसीव करनी है, प्रोड्यूस तो होगी है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ हीटर के आगे अगर आप हाथ रख के बैठे हुए बेटे, उसकी इंफ्रारेड रेडिएशन आपके हाथ पे आके इंसिडेंट हो रही है, तो आपका हाथ जो चीज रिसीव कर रहा है वो हमारे पास क्या है, वो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत आपके हाथ तक आ रही है। लेकिन जो हीटर ने प्रोड्यूस किया दैट इज बेसिकली वो लुमिनोसिटी है, ठीक है। हीटर ने जो प्रोड्यूस किया, वो जो रिसीव कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे पास क्या है, वो इंटेंसिटी की मीनिंग में आ रहा है, और जो प्रोड्यूस किया है वो लुमेंस की फॉर्म में, उसे आप लुमिनोसिटी कह रहे हो। तो हमारे पास रेडिएंट पावर इंटेंसिटी क्या है। अब कॉन्सेप्ट इसका बेटा ये है कि ये एक स्टार शो किया हुआ है कि रेडिएशन हर तरफ एमिट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने कहा ये लुमिनोसिटी होगी, पावर जो एमिट कर रही है, ठीक है, हर तरफ करनी है डिपेंडिंग ऑन सरफेस एरिया। ये बेटे अर्थ है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है आउटर स्पेस से, जैसे भी ये आती आती हमारे पास यहाँ तक आ रही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी वेवलेंथ मैंने कम शो की है बेटे, यहाँ पे वेवलेंथ आस्ता से क्या मैं बड़ी करता जा रहा हूँ, क्यों बड़ी करता जा रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए, ये मून है अपने लिए 14 से पहले तुम भी अपने लिए को लैम्डा है, ठीक है। बेटे विराट तुम्हारा माइक ऑन है, वापस है विराट, अच्छा थैंक यू बेटे, E = hc/λ।
अब एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक सी भी कांस्टेंट पढ़ चुके हो। एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? वेवलेंथ के ऊपर। तो जो जो ट्रेवल करते जा रहे हो वेवलेंथ कम होती जा रही होती है बेटे, ठीक है। सॉरी, ट्रेवल करते जा रहे हो एनर्जी कम होती जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है, इसलिए वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा मैंने शो करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके हिट करती है बेटे इसको से, लेकिन यहाँ पे हिट करती है तो यहाँ पे हम इस एरिया के ऊपर जो हिट, सॉरी, इस एरिया पे जो हिट कर रही है, यहाँ पे हम इंटेंसिटी आ जाएगी, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस एरिया पे जाके हिट की हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उससे हम कहेंगे दिस इज रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है। जो हम रिसीव करते हैं, जिस समय मैंने कहा हाथ हीटर के आगे रखते हो, आप रिसीव कर रहे होते हो, दैट इज रेडियंट इंफ्रारेड फ्लक्स इंटेंसिटी आ रही होती है। जो हीटर प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पास क्या है, वो ये चीज है, ठीक है। अब वही चीज है, luminosity is transmitted from the surface of star and is received at earth. The observed amount of intensity received at the earth is radiant. जो observe जो हम कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं बेटे यहाँ पे, ठीक हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब डिफाइन फिर क्या कैसे करोगे इसको बेटे, हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ पे हम जो बेसिकली डिफाइन करते जा रहे हैं इसको बेटे, इस तरह के पावर पर यूनिट, पावर क्या लुमिनोसिटी आ रही है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया रिसीव्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया भी लिख सकते हो। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही होता है ना, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया received at the surface of earth is radiant flux intensity. F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को भी F से करते हैं, इसको भी F से ही कर रहे हैं बेटे, कैपिटल F, ठीक है। अब ये दरमियान में सन लिया है बेटे, और ये हमारे पास ओवरऑल कंसीडर कर लिया एक सरफेस, इसके एरिया जो है स्फेरिकल शेल, एक पर्टिकुलर में भी कोई स्टार यहाँ हो, कोई यहाँ हो, कोई यहाँ पे हो, प्लैनेट भी हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया जिसका डिस्टेंस डी है अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, पावर ओवर सरफेस एरिया। परपेंडिकुलर एरिया सेंटर पे है ना बेटे, सेंटर पे जब जाके हिट करेंगे इस तरह वेव्स, तो क्या 90 के एंगल ही बनाएंगी, तो क्या इसका सरफेस एरिया ही लेना पड़ेगा। और सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह डायमीटर डिस्टेंस ले लिया हमने, आर की जगह डी लिया हुआ है, तो ये बेटे क्या हो गया, 4 पाई डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एफ क्या है, अब एल क्या आ रही है, लुमिनोसिटी जो स्टार की है, हम कांस्टेंट सपोज करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू जो है, जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियंट पावर हम रिसीव कर रहे हैं, वो डिक्रीज करती है बाय फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। इट डिक्रीजेस बाय फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। इसका मतलब जितना हम दूर जाते जाएंगे सन से, उतनी इंटेंसिटी जो हमारे पास आ रही है वो डिक्रीज करती जाएगी, इंटेंसिटी जो हमें रिसीव हो रही है। सन तो हर तरफ रेडिएट कर रहा है। अब सन अगर है यहाँ पे, अगर हमारे पास अगर एक स्टार है, एक प्लेनेट यहाँ पे, चले एक प्लेनेट या स्टार यहाँ पे है, तो इसने तो हमारे पास ज्यादा इंटेंसिटी रिसीव करनी है। सन तो हर जगह रेडिएट कर रहा था, हर जगह लुमिनोसिटी उसकी सेम थी, इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था इसका, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रही है हमारे पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो है। अगर उसको फॉलो कर रही है तो फिर फर्दर देखें बेटे, इसके ये क्या आते हैं, ये लुमिनोसिटी थी जो पावर थी, पावर का यूनिट क्या होते हैं, वॉट, इसके यूनिट होती है वॉट। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर हो गया। या फर्दर वॉट को करें हम इन टर्म्स ऑफ जूल लिखें, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फर्दर बेस यूनिट की फॉर्म में लिखते तो किलोग्राम सेकंड इनवर्स क्यूब है, ठीक है। मैंने उसको पूरा किया, उन्हें किया होता है आप लोगों ने। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा ये भी स्केलर है। अच्छा, अब इसके लिए ना फॉर्मूले के लिए, जिस तरह हमने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वगैरह, या आई इज इक्वल टू वो जो एक्सरेज वगैरह के अंदर बेटे जो पढ़ते हो, उसमें हम जो इंसिडेंट वेव आ रही होती है उसमें भी हम कहते हैं एक्सरे 90 डिग्री टू द सरफेस पे हिट करेगी। तो यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर एरिया कहा हुआ है, परपेंडिकुलर एरिया 90 पे हिट कर।
अपार्ट फ्रॉम दिस में इसकी दो अजम्पशंस जो हैं वो ये हमने द पावर फ्रॉम द स्टार इज यूनिफॉर्मली रेडिएटेड स्पेस, हर तरफ वो यूनिफॉर्मली जा रही है और रेडिएट यूनिफॉर्मली रेडिएटेड, यानी हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे जो स्टार से निकली। देयर इज नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ these radiations, this radiated power between the earth and the star, दरमियान में लाजमी कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होती है। अब देखो सन से निकली, दरमियान में आउटर स्पेस थी, वैक्यूम था, चले वहां पास कर गई, बाद में हमारे पास ओजोन लेयर आई, ओजोन के अंदर कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, पावर सारी थोड़ी आती है, अल्ट्रावायलेट तो हमारे पास नहीं आ रही, वो एब्जॉर्ब होगी बेटे, ठीक है। फर्दर दूसरी तो हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कोई एब्जॉर्ब, ये दो चीजें अजम्पशन है, ये पूछी हुई कैम्ब्रिज के पेपर में, अभी वाले में नहीं, लेकिन बेसिकली पुराने जो पहले होता था ना सिलेबस में, ठीक है, पहले इस सिलेबस में है था बेटा, ये निकल गई थी 2008 के अंदर, उसमें पूछी हुई, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी वही पुराने ही करवाने हैं। ये दो अजम्पशन अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास हो गया F इज इक्वल टू L ओवर 4 पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ना है, हमें डेटा पेज पे गिवन नहीं होगा। डेटा पेज पे जो फॉर्मूले गिवन है वो मैं आपको अब अपडेट होगी ना, फॉर्मूला पेज भी अपडेट हो चुका है, डेटा पेज भी अपडेट हो चुका है, ठीक है, वो क्लास में आप लोगों को दे दूंगा, पुराने पेपरों में नहीं था। तो बेटा हमारे पास ये याद करना पड़ना है, नेक्स्ट जो सेमन लॉ का है वो हमारे पास गिवन होता है फॉर्मूला। तो F किस पे डिपेंडेंट होगा, 1 ओवर डी स्क्वायर पे, L इज कांस्टेंट फॉर स्टार, ठीक है। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। अब इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप में अगर F और 1 ओवर डी स्क्वायर का बेटे ग्राफ बनाते हो, F अगेंस्ट 1 ओवर डी स्क्वायर, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट लोगे तो 4 पाई के बराबर आएगा, ठीक है। 4 पाई के बराबर कैसे आएगा, y इक्वल mx प्लस c, जिसमें प्रैक्टिकल में करते हैं F है बेटे, ठीक है, ये 1 ओवर डी स्क्वायर है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, c तो वैसे ही जीरो है, y x एक्सिस पे 1 ओवर डी स्क्वायर ले रहे हो, y एक्सिस पे f है, तो ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा, वो 4 पाई l ओवर 4 पाई के बराबर आ जाएगा। और अगर हम f अगेंस्ट d का स्क्वायर बनाते हैं, फिर इनवर्स ग्राफ है, फिर बेटे इनवर्स ग्राफ है। इनवर्स ग्राफ का मतलब है ये d1 का स्क्वायर हो गया, f3 की वैल्यू होगी, ये d2 का स्क्वायर f2 हो गया, ये d3 होगी, d3 का स्क्वायर f3, इन सारों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, वो सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। इन सारों के प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, इसके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास d की वैल्यू ले लें, अब इस ग्राफ में बेटे और इस ग्राफ में फर्क है, एक इनवर्स ग्राफ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और एक इनवर्स स्क्वायर ग्राफ है। यानी इससे पहले मैंने आपको वो चीज करवाई जरूर हुई है, यहाँ पे दोबारा एक कर दूं बेटे, ये अगर a लिखा है, ये b लिखा हुआ है, a ग्राफ हमारे पास बनता है ये वाला, ये जो बना हुआ, इसकी इक्वेशन बनती है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b का स्क्वायर, ठीक है। या फिर दूसरा ग्राफ बेटे हमारे पास अगर बनाऊं यहाँ पे, ये वाला है, सर ये ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। हाँ जी, ब्लू वाला, जिसमें शुरू में बड़ी ज्यादा डिक्रीज करेगी, बाद में डिक्रीमेंट कम, नहीं नहीं, ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल नहीं है, ब्लू वाला तो इनवर्स स्क्वायर ग्राफ है, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। रेड वाला जो बनाया ये, दिस इज इनवर्स ग्राफ, ये सॉरी, ये जो ग्राफ बनाया था ये वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना रहा हूँ वो ब्लू वाला ग्राफ है। अब तीसरा ग्राफ जो हमारे पास है, जिसे आप एक्सपोनेंशियल कह रहे हो बेटा, वो ये वाला ग्राफ होता है, इससे भी ऊपर जाना होगा, ये ग्राफ है। इसकी इक्वेशन बनती है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू माइनस b लॉगरिथम ग्राफ या एक्सपोनेंशियल ग्राफ जिसे कहते हो। यानी हाफ लाइफ का जो ग्राफ है, या एक्स-रे की जो या अल्ट्रासाउंड की जो अब्जॉर्प्शन होती है ना मीडियम, उसका ग्राफ बेटा ये है। ये हमारे पास क्या इनवर्स ग्राफ है, बॉल्स लॉ का जो ग्राफ बनता है,
जो ऊपर बनाया हुआ, जिनका प्रोडक्ट किसी भी जगह पे कांस्टेंट आता है। इनवर्स स्क्वायर ग्राफ ये शुरू में बड़ी जल्दी चेंज आता है, बाद में चेंज कम आ रहा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो अगर डिस्टेंस की और एफ की वैल्यू में देख कंपेयर करूं, अगर डिस्टेंस पहले बेटा डी था, ये डी पे मैंने बनाया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर मैं 2d कर देता हूँ यहाँ पे तो वैल्यू एकदम कम होगी। ठीक है, वैल्यू देखो f/4 होगी, जितनी वैल्यू से उसका 4, यानी अगर यहाँ पे मार्क भी करते 1 2 3 4, यहाँ पे बेटे अगर आपने f मार्क किया हुआ है और यहाँ पे भी अगर मार्क करूं, यहाँ पे दिस इज d पे है 2d 3d और ये 4d। अब इस पे आप गौर से देखो बेटे, d के ऊपर मेरे पास वैल्यू जो आ रही, सही नहीं आ रही, मेरे पास d पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, f के बराबर आ गई यहाँ पे। अब जो ही हमारे पास हम 2d पे आते हैं, 2d इज दिस वन, वैल्यू किस पे आ गई हमारे पास, वो चलें थोड़ी अप्रोक्सीमेटली ठीक हो जाएगी। देखो कितनी ज्यादा चेंज आई है बेटे इसके अंदर, शुरू के अंदर ये देखो, जिसने जो ये वो चेंज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और फर्दर इसको आप करते हो, अगर 3d पे लेके आए तो हमारे पास वैल्यू किस 3d पे f/9। ठीक है, f/9 का मतलब ये हो गया कि अगर हम डिवाइड करते हैं 1 को 9 से तो 0.11 आ रहा है बेटे। ठीक है, 0.11 यानी कि 11f, ये 0.25f हो गया। ठीक है, 0.0625f हो गया एंड फर्दर सो ऑन। अब इसको फर्दर अगर आप देखते हो, इस पे जाके और वैल्यू बेटे कम होती जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास शुरू वाली डिक्रीमेंट, अब नहीं यहाँ पे इसने नहीं आना, मर्ज कर, चलो हो गई। ठीक है, तो बेटे ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ बनता है इसके लिए। अब इस पे क्वेश्चन है एक वाला, ये वाला, ये बुक में से लिया आपकी मैंने। द रेडियस ऑफ सन इज दिस वन, सन का रेडियस दे दिया गया, एंड इट्स लुमिनोसिटी इज 3.83 times 10 to raise by 26 watt. The orbital radius of the earth is this one. ठीक है, calculate the radiant flux intensity at the surface of sun and at the position of the earth. ठीक है, जो उसने प्रोड्यूस की है वो ये वाली है बेटे। ठीक है, अब मैंने देखना उसकी सरफेस पे, सन की सरफेस पे कितनी होगी और उसके हमारे पास अर्थ पे कितनी रिसीव हो रही है। अब बेटे हमारे पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पड़ा है F=L/A, में कहा था फॉर्मूला याद करना पड़ना, हमें गिवन नहीं होगा पेपर के अंदर, ये हो गया। अब रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सन देखें बेटे, ये वैल्यू होगी ये वाली 3.83 times 10 to raise by 26। ठीक है, 4 इज एज सच, पाई की वैल्यू भी एज सच होगी। डी के एट द सरफेस ऑफ सन लिखा है, तो रेडियस ऑफ सन क्या आ रहा है ये। ठीक है, यानी कि सन है उसी के सरफेस पे देखने कितनी आ रही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट की बेटे, इसका स्क्वायर किया तो जो भी आंसर आ जाएगा, आंसर मुझे बताया नहीं से किसी ने, तो लिखा भी नहीं होगा। और अगर मैं देखूं कि हमारे पास अर्थ के ऊपर कितनी है, क्योंकि सन ने ट्रांसफर कर दी यहाँ पे, अगर अर्थ अगर आ गई, अर्थ की सरफेस पे कितनी आ रही है, अब सेपरेशन के इन बिटवीन हमारे पास देखनी है हमने, विच इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब अराउंड द सन है ये ऑर्बिट जो कर रहे हैं। अब बेटे ये वैल्यू तो कांस्टेंट हमने जो सन ने प्रोड्यूस किया, हमने कहा था कंसीडर भी हमने कांस्टेंट करनी है, 4 पाई भी ऐसा हो गया। डी की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई ये वाली, इसका स्क्वायर करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऑब्वियस बात है सन पे ज्यादा ही आनी, यहाँ पे कम ही आनी। ठीक है ना, ये 10⁸ का ऑर्डर था बेटे, डिनोमिनेटर छोटा हो तो रेशियो का आंसर हमेशा बड़ा आता है, तो ये वैल्यू ज्यादा ही आनी, ये वैल्यू कम ही आनी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होता है वो। अच्छा, अब दो लर्निंग आउटकम्स होगी बेटे, एक तो और बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अंडरस्टैंड का वर्ड था कि लुमिनस इंटेंसिटी किसको कह ये लुमिनोसिटी किसे कह रहे हैं, इज अ टोटल पावर रेडिएटेड पावर एमिटेड बाय स्टार। फिर रिकॉल यानी याद करना पड़ना है आपको माइंड में,
एंड यूज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लुमिनोसिटी ऑफ द सोर्स बाय दिस रिलेशन। अब आते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या है। अब स्टैंडर्ड कैंडल्स बेटे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि हमारे पास सन जो है ना रेडिएट कर रहा है, तो हमें एज ए कैंडल के तौर पे, हमें लाइट सोर्स के तौर पे वो एक्ट कर रहा है। तो अगर लाइट सोर्स लाइट वहां से अर्थ तक आ रही है तो हम उनके दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अर्थ और सन के इन बिटवीन। ठीक है, इसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कोई भी स्टार अगर आपको नजर आ रहा है, रात के टाइम आप देखते हो आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, आपको वो ग्लो कर रहे होते हैं, एज ए स्मॉल कैंडल्स के तौर पे दिखाई दे रहे होते हैं। अगर वो कैंडल्स के तौर पे दिखाई दे रहे हैं और उनको वहां से वैसे उनका कोई करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उनका कलर। अब डिफरेंट स्टार्स है, सारों का कलर एक जैसा नहीं होता, वैसे लग रहा होता है। ठीक है, उनके कलर डिफर हो सकता है बेटे, उनके अंदर हीट डिफरेंट हो सकती है, उनकी ब्राइटनेस डिफरेंट, ब्राइटनेस बड़ी क्लियर हमें नजर भी आ रही होती है। ठीक है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी है उस स्टार की, उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जिसकी बेस के ऊपर हम बेसिकली फर्दर जो है डिस्टेंसेस निकालेंगे बिटवीन द टू स्टार्स, हो सकता है बिटवीन सन एंड द स्टार, हो सकता है बिटवीन प्लैनेट एंड द सन या एंड स्टार, हो सकता है एक गैलेक्सीज का। अब स्टैंडर्ड कैंडल्स मतलब वही है कि आपने उस चीज को स्टैंडर्ड लिया है और वो एज ए कैंडल के तौर पे बिहेव कर रही है, वहां से लाइट या रेडिएशन अमिट हो रही है, लुमिनोसिटी निकल रही वहां से। अब लिखा क्या हुआ, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहे हैं, ऑफ नॉन लुमिनोसिटी ड्यू टू स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी। स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्वालिटी क्या हो सकती है, उसकी ब्राइटनेस, उसका कलर, हीट उसके अंदर है या नहीं। ठीक है, पोजेस्ड बाय दैट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का मतलब अगर आपने टोटली सारों को कंपेयर ब्राइटनेस से करना है, क्लास ब्राइटनेस हो जाएगी। कलर से कंपेयर करना है, क्लास कलर हो जाएगी। हीट से कंपेयर करना है, क्लास हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हीट हो जाएगी। ठीक है, डेफ वगैरह नहीं है इसकी, माइंड में आ रहा है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट देना था। अब इससे एग्जांपल बेटे दो चीजें आती हैं, ये जरा थोड़ी सी चीज देखनी, याद करनी पड़नी है। याद वैसे ऐसे रटा नहीं लगाना, लेकिन पता होनी चाहिए। सिफाइड वेरिएबल स्टार जो है, अब बेटे इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ब्राइटनेस वेरी करती है ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। अगर रात को वैसे भी देखो कोई एक स्टार, आपको उसकी ब्राइटनेस वेरिएशन नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास वो एज ए कैंडल के तौर पे हम कह रहे हैं, उसके अंदर ब्राइटनेस को हम एज ए क्लास कंसिडर कर रहे हैं। अब लिखा अ टाइप ऑफ पल्सेटिंग, पल्स की तरह कोई ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, स्टार whose brightness varies, increases and decreases और नहीं है। ठीक है ना, over a set period of time, यानी रात के 10 से 12 में भी सेट पीरियड ऑफ टाइम रात 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है, कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, ये मसला है। ठीक है, दिस वे मे बी 12 बजे के बाद ना हो, आई मीन समझ रहे हैं, ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम द वेरिएशन, दिस वेरिएशन हैज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप टू द लुमिनोसिटी। ठीक है, पूरा रिलेशन किस उस वजह से ही होता है। अब टाइप 1a सुपरनोवा, अब सुपरनोवा हमारे पास ये भी एक्सप्लोजन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटे होते हैं, पहले ज्यादा होते हैं तो हमें डेफिनेटली कलर उसका कुछ और होगा। जब हमारे पास अब इसमें क्लास क्या आ रही, कलर आ रही, पहले क्या थी, ब्राइटनेस। तो हमारे पास अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसका कलर भी डेफिनेटली क्या होगा, रेड कलर होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर डिक्रीज करती जा रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस की जो हैं वो भी कम होते जाएंगे। अगर रिएक्शन कम होते जाएंगे तो डेफिनेटली कलर में भी वेरिएशन आती जा रही होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप बेसिकली कह रहे होते हैं कि सुपरनोवा में आ रहा है, वही चीज लिखी हुई है। द सुपरनोवा एक्सप्लोजन occur when a red star of sufficient mass has reached the end of sequence of thermonuclear fusion reaction की बात हो रही है। ठीक है, hot and the star then the star is then very bright for a short time। जब रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे ब्राइटनेस एकदम बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और टेम्परेचर उसमें कम होएगा, ब्राइटनेस ज्यादा होनी शुरू हुई थी। ठीक, अच्छा, अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं स्टैंडर्ड कैंडल्स को। ठीक है बेटे, इनको यूज करते हैं, रेडिएशन हम रिसीव करते हैं अर्थ के ऊपर, लुमिनोसिटी की वैल्यू तो वो आ गई ना उसकी।
उसको हम रेडिएशन रिफ्लक्स रेडिएंट रिफ्लक्स इंटेंसिटी हम रिसीव करते हैं और वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कैंडल्स का। ठीक है, अगर हमने एक स्टैंडर्ड कैंडल सन लिया और दूसरी स्टैंडर्ड कैंडल मार्स लिया है हमने, तो इसका मतलब वहां से अगर हम मार्स का डिस्टेंस भी अर्थ से ले लेते हैं, हम सन का डिस्टेंस भी अर्थ से ले लेते हैं, और फिर मोशन के दौरान में डिस्टेंस पे वेरिएशन क्या आती है वो भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। और इस तरह हम डिफरेंट जो स्टार्स हैं वो सारा हम इसी के थ्रू देख रहे होते हैं कितने डिस्टेंस पे हैं वो, और पूरे हम उससे पूरी के पूरी जो है यूनिवर्स की पिक्चर जो है वो हमें मिलती है, उसको हम कह रहे होते हैं डिस्टेंस लैडर जो है। या डिस्टेंस लैडर का मतलब कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, यानी अर्थ से कि मार्स पे जाने से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लैडर कितनी लगानी पड़ेगी, मार्स से किसी और पे जाने से कितना होना चाहिए, वो है। अब यूज ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल क्या है, इट इज यूज, 4 नंबर जो लिखा है बेटा 4 लर्निंग आउटकम होगी बेटा, ये उसके अकॉर्डिंगली बने हुए सारे। अगर देखते हैं ना यहाँ पे, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल्स टू डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ टू गैलेक्सीज। ठीक है ना, ये उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज। It is used to measure large distance by measuring the intensity of the electromagnetic radiation arriving at the earth। हम अर्थ में अर्थ के रेफरेंस हर चीज लिखी हुई है। By collecting information of the distances over a range, astronomers can build up a large picture of the universe, also called cosmic distance ladder, galaxies वगैरह, in other words कह लो, या distance between different stars इसके थ्रू निकल रहा होता है। अब बेटे इसके अंदर नेक्स्ट पे आगे रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी क्या है। बेटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है आपके बुक में से लिया। अ रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी मेजर्ड एट द अर्थ फ्रॉम द Cepheid variable star in this one is 1.4 times to the negative 16 watts per meter square. The luminosity of the star is this one। ये L की वैल्यू दे देगी बेटे, ये हमारे पास है इंटेंसिटी दे देगी, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स इंटेंसिटी जो है, डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला हमने वही, ये क्या मैंने कहा था, फॉर्मूला याद करना पड़ना है, रिकॉल कर वर्ड है, ये नहीं होगा। एफ इज इक्वल टू एल ओवर 4 पाई डी स्क्वायर। बेटे डी की वैल्यू डिटरमिन करनी है। नाउ इफ यू मेक डी एज सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, एल ओवर 4 पाई एफ विद स्क्वायर रूट साइन। अब ये हमारे पास लुमिनोसिटी की वैल्यू गिवन है विच इज 1.0 टाइम्स 10⁻30 4 पाई 3.14, या कैलकुलेटर पे 10 या 8 एस एफ वाली वैल्यू जो आती है दैट इज आल्सो सफिशिएंट। डी की वैल्यू बेटे हमारे पास है, वो हमारे पास ये वाली नहीं, ये वैल्यू हमारे पास है, एफ की वैल्यू है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी जो आ रही। ठीक है, ये एफ की वैल्यू पुट किया आपने, आपका आंसर जो भी आ जाएगा वो ठीक हो गया। ये बेटा 25.1 लर्निंग आउटकम बाय ऑल मीन कवर होगी अलोंग विद 2 क्वेश्चंस। अब आते हैं स्टेलर रेडियाई के ऊपर। ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह जो है। अच्छा अब बेटे ये हमारे पास ये है कि हर चीज का कलर जो है वो बेटे वो चेंज होता है विद द टेम्परेचर। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कलर किसको डिफाइन करता है, डिफाइंड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, इसका मतलब जितना हमारे पास किसी चीज का बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ जो निकल रही है उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, उतनी कम होती जाएगी। यानी शुरू में एग्जांपल अगर दूं कि अगर स्टोव की एग्जांपल ही अगर कंसीडर करते हैं, शुरू में बेटे उसका कलर कुछ और होता है, जब जो ही वो बिल्कुल कोल्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने आग लाई, थोड़ी बार कलर कुछ होता है। या हीटर को देख लो, आपका सिंपल रॉड वाला हीटर जो होता है जिसमें आप कॉइल यूज करते हो, ठीक है, जो ही आप पहले उसका कलर देखो, उसके जो नाइक्रोम की वायर है या योरका की वायर है बेटे, उसका पहले कलर कुछ और है, जब आपने ऑन नहीं किया, ऑन करते हो तो फिर कलर कुछ और हो जाता है। और थोड़ी बहुत ज्यादा अगर एनर्जी दे दोगे डेफिनेटली फिर कलर को बहुत ज्यादा दे दोगे वैसे फिलामेंट उड़ जाएगा उसका। ठीक है, तो फिलामेंट लैम्प के अंदर भी देखते हो तो आप जो ही करंट ज्यादा करते हो बाई ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला, तो बेटे हमारे पास एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज करती जा रही होती है, उस लिहाज से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उस लिहाज से वेवलेंथ निकल रही होती है उसमें से, वो डिफरेंट निकल रही होती है। ठीक है, तो ये लॉ हमें रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि हमें जो लाइट जो हमारे पास कलर हमारे पास आएगा, कलर मीन वेवलेंथ हमारे पास रिसीव हो रही है, और दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। ठीक है, अब यानी कि कहने का मतलब ये है
स्टेटमेंट बाद में इसकी लिखे, पहले वही कॉन्सेप्ट है। दिस लॉ डिफाइंस अ रिलेशनशिप सिंपली बिटवीन द ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ अ स्टार एंड इट्स टेम्परेचर, यानी कलर से हमने टेम्परेचर को डिटरमाइन करने की कोशिश करनी है। द ऑब्जर्व्ड कलर चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑब्जर्व कलर की बात हो रही है जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, हमें तो दिखाई दे, हम तो उसी को फोकस करना है ना। अगर हमें एक सन का कलर येलो नजर आ रहा है या किसी और स्टार का कलर कुछ और ग्रीन, ग्रीन तो भर नहीं, कोई और अगर नजर आ रहा है आपको, ब्लू ब्लू टाइप सपोज नजर आ रहा है या पर्पल टाइप नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, उसकी प्रॉपर्टी यही है। अब एग्जांपल के थ्रू बेटे वोट किया हुआ है, द ऑब्जर्व कलर ऑफ अ फिलामेंट लैम्प वेरी बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ करंट इन इट। करंट ज्यादा करेंगे डेफिनेटली हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर वेरी कर देगा। इनिशियली फिलामेंट ग्लोज डल रेड, when cold then reddish orange and eventually white as it gets hotter। ठीक है, सिमिलरली यही एक्सप्लेन हम करते हैं, हॉट स्टार जो है कैन बी रिगार्डेड एज ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक बेटे स्टार का हमने अज्यूम किया ब्लैक, ब्लैक बॉडी क्या होती है कि हमारे पास जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती है, यानी जो भी रेडिएशन इस पे गिरेंगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमेशा अमिट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होनी। ठीक है, जितनी रेडिएशन क्या है इसकी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी 100% है, यानी जो रेडिएशन भी इस पे गिरेंगी चाहे वो लाइट की है या इंफ्रारेड है, जो भी है, हम अल्ट्रा वायलेट भी इवन है, तो इसने एब्जॉर्ब कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह आप देखो अर्थ के ऊपर जितनी भी रेडिएशन आ रही है अर्थ ही एब्जॉर्ब कर रही है ना, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो उसी तरह हमारे पास हमने एक आइडियल ऑब्जेक्ट कंसिडर की हुई है देखने के लिए, जिसने आइडियल गैसेस उस तरह ब्लैक बॉडी हमने ऑब्जर्व रखा हुआ है, आइडियल है हमारे पास, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, और इसकी कैपेबिलिटी होती है सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करती है एब्जॉर्ब करने के बाद अमिट करती है, तो जिसमें हम कहते हैं ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन, वही वही कॉन्सेप्ट है। अब एक स्टार को भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एज ए कंसिडर कर रहे हैं एक ब्लैक बॉडी के तौर पे। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी के तौर पे अगर कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, उसके डिफरेंट गैसेस हैं। अगर तो कोई हमारे पास अगर कोई रेडिएशन आती है, कुछ गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां स्पेक्ट्रम भी बनता है, फिर जिस तरह लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम करते रहो। अब वही चीज यहाँ पे देखूं मैं, अ हॉट स्टार कैन बी रिगार्डेड एज अ ब्लैक बॉडी an idealized object which absorb all electromagnetic radiation incident on it। absorbs का मतलब है बेटे रिफ्लेक्ट नहीं होनी कोई भी। it has a characteristic emission spectrum and intensity that depends only on its thermodynamic temperature। ठीक है, एब्जॉर्ब होती जा रही, डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज भी करेगा, उसी लिहाज से वेवलेंथ जो मिट होगी वो देखते हैं क्या होती है। अब ये देखिएगा एक ग्राफ है, इस ग्राफ को रट्टा नहीं लगाना आपको, मे भी एक ये चीज गिवन हो, कहता है कि हमारे पास अगर क्या चेंज आती है हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर अगर टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो। ठीक है ना, तो आपने ये ग्राफ बनाने होंगे, ये इस तरह रट्टा नहीं लगाना इसको बेटे, ये इंटेंसिटी है जो रिसीव हो रही है, इंटेंसिटी लो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वेवलेंथ आ रही है। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो बेटा ये टेम्परेचर टी कंसिडर किया, यहाँ पे वेवलेंथ ये निकली है मिनिमम लैम्डा मैक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर अगर आपने बेटे कम किया है, टेम्परेचर टी से कम किया है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी है। फिर टेम्परेचर वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये आ रही है। ठीक है, फिर टेम्परेचर आपने 4000 कर दिया तो वेवलेंथ क्या होगी, 580 से इस पे चलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर इनका सब्जेक्ट बना लें लैम्डा मैक्स टाइम्स टी जो है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन भी होती है लैम्डा मैक्स टाइम्स टी,
और कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद फिर नहीं करनी, ठीक है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 2.9 टाइम्स 10⁻³ मीटर केल्विन। याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना इसको, ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला गिवन नहीं, अगला गिवन होगा। तो इसका मतलब हमने ये दो चीजें रिजल्ट में निकाल ली हैं। द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जितना टेम्परेचर हाई करते जा रहे हो, द शॉर्टर द वेवलेंथ एट द पीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। देखो जितना टेम्परेचर ज्यादा था, पीक उतनी ज्यादा शार्प, उतनी हाइट, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की पीक बनती जा रही है, ठीक है। शॉर्टर द वेवलेंथ एट द पीक मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ वैसे भी कम हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। तो हमारे पास जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होनी है, तो एसोसिएटेड वेवलेंथ कम ही होती है, ठीक। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट ईच वेवलेंथ, ठीक है। हर वेवलेंथ के ऊपर डेफिनेटली ग्रेटर इंटेंसिटी आपको मिलनी है, जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक। अब इस पे स्टेटमेंट इसकी क्या होगी बेटे? स्टेटमेंट इसकी ये बन रही है कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is wavelength को wavelength associated with an electromagnetic radiation is inversely proportional to thermodynamic temperature, ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म बेटे वही जो पहले की हुई वही लिखी थी मैंने। मैथमेटिकल फॉर्म जो है दिस इज लैम्डा मैक्स जो है टाइम्स टी इक्वल्स टू कांस्टेंट को इनवर्सली थे ना, इसलिए कांस्टेंट है। और फर्दर अगर हम लिखें इसको, लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू बेटे हमारे पास जो है दिस इज 2.9 समथिंग, 2.9 याद नहीं करनी, गिवन होगी, टाइम्स 10⁻³ मीटर केल्विन के बराबर होती है, ठीक है। मीटर केल्विन और मीटर केल्विन। अब इसके क्वेश्चन अगर करें बेटे, इसका क्या बनता है क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर हमारे पास द सरफेस टेम्परेचर of sun is 5800 Kelvin, ठीक है। कैलकुलेट the wavelength that appears from it। अच्छा,
अच्छा, अब अपीयर अगर हो रही है तो बाद में आपने आइडेंटिफाई भी करना है कि वो किस रीजन में आएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर फॉर्मूला बेटे हमने ये मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगी, फॉर्मूला ये अप्लाई किया, लैम्डा मैक्स जो है दिस इज 2.9 टाइम्स 10 टू रेज पर -3 ओवर टेम्परेचर 5800 केल्विन है। इसको आप सॉल्व करते हो अगर तो ये वैल्यू सर 5 into 10⁻⁻7 5 टाइम्स 10 टू रेज पर -7 मीटर आ गया। बेटे इसको मैं फर्दर लिखूं तो 500 नैनोमीटर है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कलर करो इसको। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये था आइडेंटिफाई द कलर विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। अब एएस में आपने बेटे ये किए होते हैं, थोड़ी सी याद करनी पड़नी। हमने क्या पढ़ा था, वेगबोर पढ़ा था बेटे, BIBGYOR, और वेवलेंथ हमने कहा था नैनोमीटर में इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है, और इसकी जो रेंज लेते हैं दिस इज फ्रॉम 400 टू 700। अब डिफरेंस लिखते तो ये 450 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है 550, नहीं सॉरी गलत लिखती है ना, 500 550 600 650। ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ जो अपीयर हो रही है इसके अंदर से हमारे पास 500 ब्लू कलर की लाइट आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट जो आ रही है वो ब्लू कलर की है क्योंकि इस रेंज के अंदर आ रही है। तो हमने यहाँ पे फिर लिख दिया कि जो लाइट जो हमारे पास ऑब्जर्व होगी दैट इज ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर हो गया। अब बोलो क्या कह रहे हो। इस सेल की वैल्यू बेटा क्वेश्चन को पढ़ना, उसने पर्टिकुलर हमें ये टेम्परेचर दे दिया था, ये भी चीज दे दी हुई थी। ठीक है, और उसने ये भी हमें बता भी दिया था कि इसकी लुमिनिसिटी सन की अगर इतनी है और इसकी लुमिनिसिटी जो है वो 0.056 ऑफ सन है, तो वहां से हमने निकाली है, इस डेटा से निकाली है जो हमें गिवन था। अच्छा, अब मेरी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हो, कोई एक बच्चा कैलकुलेट कर देगा, नेक्स्ट आंसर मेरा ये चीज उस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पार्ट जो है चलो जो भी आ जाएगा है, ये आ रही है 9357 57 321 321.2 .2 ओके, 1 2 3 4 5 दिस इज 9.36 टाइम्स 10 टू रेज पर 6 मीटर हो बेटे। थैंक यू बेटे। अच्छा, अब उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है बी में, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 टाइम्स 6 मीटर एंड इज नॉट वेरी लुमिनस। ठीक है, स्टेट द लुमिनोसिटी ऑफ द सराइज बी इन कंपैरिजन टू अर्थ। अब बेटे हमारे पास अगर इसकी पावर 6, इसकी पावर से कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब जितना रेडियस अर्थ से उतना उस स्टार का आ रहा है। तो अगर अर्थ की हमारे पास लुमिनोसिटी हमारे पास क्या, क्योंकि लुमिनोसिटी डिपेंडेंट थी हमारे पास, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर, दूसरा सरफेस, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी यानी न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर पे, और दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर। क्योंकि इसका मतलब दोनों के हमारे पास अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम ही उसका होगा, लुमिनोसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो आंसर इसमें हम लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ अर्थ एंड बी is approximately same. So of size B
is nearly same as that of अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं बेटा, लुमिनोसिटी जो होती है डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी चीज ज्यादा लुमिनोसिटी होगी। और दूसरी फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट था सरफेस एरिया पे, क्योंकि सरफेस एरिया जो अर्थ का आ रहा है वही सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली रेडियस उसका आ रहा है इनका, तो इसका मतलब सेम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार Aldebaran is 520 times that of sun. The wavelength of light at peak intensity of the Aldebaran is 740 nanometer and the wavelength at the peak intensity of sun is this one. Explain whether is cooler than or hotter than the sun. अच्छा, अब इसके लिए बेटे आपको पूरी निकालनी पड़नी है पहले जो आपने पीछे सारा काम किया हुआ है। ठीक है, पीछे काम किया गया, सबसे पहले हम क्या करें, हमने पहले देखें टेम्परेचर निकालना है, क्या एस्टिमेट द कूलर है और टेम्परेचर निकालेंगे। अब टेम्परेचर बेटा कैसे निकालेगा, हमारे पास लुमिनोसिटी गिवन है हमारे पास सन की, ठीक है, और वेवलेंथ भी गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस तरह ये मेथड सर आपने किया था, अगर वेवलेंथ गिवन हो तो वहां से टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ठीक है, लैम्डा मैक्स जो है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे लैम्डा मैक्स टाइम्स टेम्परेचर इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स टाइम्स टेम्परेचर। एक वैल्यू हम सन की लेते हैं, सन का कोर का टेम्परेचर दिया नहीं हुआ है। टेम्परेचर की वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है हमें पहले निकालना पड़ेगा। सो रेडियस में द रेडियस ऑफ द पीक लुमिनोसिटी इज दिस वन, रेडियस भी निकालना है। A star is 5 times that of sun. The wavelength of light at peak intensity is this, and wavelength of this one. ठीक है, चलो पहला डेटा जो गिवन है बेटा, उसमें जो गिवन है हमारे पास इसकी जो गिवन है, दिस इज 520 टाइम्स ऑफ सन। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये चीज गिवन है तो वहां से हम टेम्परेचर रेडियस में निकलना है। इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा मैक्स मस्ट। चले एक मिनट बेटा, वेवलेंथ पीक इज दिस वन एंड वेवलेंथ इसकी ये वाली गिवन है। टेम्परेचर गिवन होता तो जल्दी हो जाना, टेम्परेचर गिवन ही नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ये है ये तो अगर मैं स्टीफन बोल्ट पर 4 पाई रो आर स्क्वायर टी रेज़ पर 4 होता है, इसमें आर की वैल्यू हमने निकालनी है लेटर ऑन, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो ये नहीं लगेगा। इसका मतलब है इसके लिए फिर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की पी की वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ और पीक इंटेंसिटी ऑफ सन। सर पर अभी के लिए आगे चलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन अभी देखेंगे। अभी करके जो है अभी करें, इतना को टाइम लगना इसको, क्योंकि ये हमारे पास ये तो है, लेकिन उसमें टेम्परेचर एक का गिवन होता तो दूसरा निकल जाता, टेम्परेचर गिवन ही नहीं। या तो फिर हम वो कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं यूज कर रहे जो मैं गिवन थी, लैम्डा मैक्स इनटू टी वाली। बेटा एक का टेम्परेचर होगा तो दूसरे का निकलेगा ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा था गिवन होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगी, इसमें नहीं गिवन तो इसका मतलब नहीं है फिर।
देखनी पड़ेगी मुझे अब। इसमें नहीं ना गिवन, तुम्हारे पास पेपर का क्वेश्चन लिया हुआ उठाया हुआ है, बुक में से उठाया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो बेसिस में वैल्यू या तो गिवन हो फिर तो इजीली हो ही ना है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर अगर मैं उसकी वैल्यू यूज करूं फिर तो डेफिनेटली डायरेक्ट ही हो गया। फिर तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसकी, फिर तो उससे तो हो जाना है ये। लेकिन वैल्यू गिवन नहीं, मैं यही तो सोच रहा हूँ या तो वैल्यू गिवन होती मुझे, किसान के उतना देने की जरूरत को नहीं थी। चले यानी सर फिर इस वैल्यू को अगर हम याद कर लें और इस्तेमाल करें नहीं नहीं तो नहीं नहीं बेटा, याद नहीं करनी, नहीं कोई नहीं याद करनी। जब हमें गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो क्वेश्चन मुझे कॉपी करते हुए पूरा नहीं हुआ मेरे से, ठीक है, ये गिवन होगी, आपने नहीं याद करनी, पेपर में गिवन होगी हम लाजमी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन की तो जगह डेटा पेज में भी हो सकती है, नहीं डेटा या पेज पे क्वेश्चन में ही नहीं है होगी? सही। बेटे, डेटा पेज पे नहीं, क्वेश्चन में। डेटा पेज पे सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होनी है सिग्मा की, और किसी की नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये कॉपी करते हुए पूरा नहीं किया मैंने। चलो अब इससे किसी से कर दूं अगर, बेटे हमारे पास द वेवलेंथ एट पीक हाइट ऑफ फॉर द 740 है। अगर ये वैल्यू 740 टाइम्स 10⁻⁻⁹ आ रही है, टेम्परेचर हमने निकालना है, दिस वैल्यू इज 2.9 टाइम्स 10⁻⁻³ आ गया, और यहाँ से इसका मतलब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, सर ये वो टेम्परेचर, मुझे लगता है वो हमने ना टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी, उससे वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन वेदर इट इज कूलर और हॉटर देन सन, प्रोपोर्शनैलिटी से हो जाएगा। नहीं बेटे, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तो क्यों नहीं, या तो उसने क्या है, लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार इज दिस वन, द तो 5, अच्छा जी ठीक है जी। यानी मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसकी नहीं टेम्परेचर नहीं जो है ना वो उतना कम या ज्यादा। बेटे हमारे पास चलें, ए पार्ट का आंसर जो है हमारे पास टेम्परेचर उसने, तो दोनों के नहीं निकालने पड़ेंगे। सुन लो बेटे, आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, क्योंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी ना, एक तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट थी स्टार के, दूसरा टेम्परेचर पे थी। अब उसने कहा हुआ कि हमारे पास लुमिनिसिटी ऑफ स्टार एल्डेंस 5 टाइम्स दैट ऑफ सन। ठीक है, तो हमारे पास सिंस लुमिनिसिटी जो है ऑफ इज इक्वल टू 520 टाइम्स दैट ऑफ सन है, ऑफ सन है, तो इसका मतलब ही हॉटर, सो इट इज हॉटर देन सन। मैं हर कैलकुलेट के चक्रों में, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना बेटे, सिंपली इस नहीं होना। बी पार्ट के अंदर हमने रेडिया निकालने हैं इसका, और रेडिया निकालना है सन का। अब बेटे रेडिया निकालने के लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अब ये लॉ अप्लाई किया, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली टेम्परेचर तो हमने निकालना ही निकालना है, टेम्परेचर बगैर तो हो नहीं सकता ये। ठीक है, अब इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए सर टेम्परेचर भी आप प्रोपोर्शनैलिटी से कर ले, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर। बेटे नहीं निकल सकता ना प्रोपोर्शनैलिटी, कैसे एक का टेम्परेचर गिवन है जो निकाल दूं मैं ये तो समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो पहले ना निकल जाता। तो लैम्डा मैक्स टाइम्स टेम्परेचर जो है, दिस इज 2.5 टाइम्स 10⁻⁻, 2.9 टाइम्स 10⁻⁻3, 2.9 टाइम्स 10⁻⁻। बेटे हम नहीं कर सकते, रीजन यह है कि हमें वो गिवन ही नहीं था। या तो आप बेसिकली इस तरह कर रहे हो कि ये वेवलेंथ गिवन है, इसकी भी वेवलेंथ गिवन है, लेकिन वो बेसिकली दूसरी चीज बताई नहीं, इस तरह ही होना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, दिस इज, एक का टेम्परेचर गिवन होता फिर तो इजीली हो जाना था। ये बेटे हमारे पास, इसको अगर करते हो डायरेक्ट 740 टाइम्स टेम्परेचर इक्वल्स, जी बोलो आंसर। 3.92 into 10⁻⁶।
6 केल्विन। अब बेटे हमने यूज करना है ये रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर। अच्छा, ये हमारे पास किसका आया? फॉर नहीं तो टेम्परेचर। चलो अब फॉर सन भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला या रेशियो आएगी, उनके रेशियो का हम यूज करके कर सकते हैं। ये मैंने यूज किया 2.9 टाइम्स 10 टू रेज का -3। अब सन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, विच इज the wavelength of peak intensity of this one, and wavelength of peak intensity of the sun is 500 nanometer. This is 500 times 10 to raise power -9। इसका टेम्परेचर कितना आ गया बेटे? So T equals to 5.8 into 10 raised to the power of 6. ये आ गई सन की। अच्छा अब बेटे या तो इनकी रेशियो से हम कर लेते, रेशियो से हमारे पास वैल्यू आ जानी थी, उससे भी पता। अब अगर फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, अब हमने क्योंकि निकालनी है इनकी लुमिनोसिटी भी। अच्छा पहले अब लुमिनोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ये टेम्परेचर आ गया। अगर तो टेम्परेचर की luminosity की जरूरत ही नहीं है सर, वो L L के साथ कैंसिल हो जाएगा और 520 रह जाएगा। अच्छा ये Because 520 सन आए, ठीक है, मल्टीपल गिवन है, ठीक है, निकालनी तो है बेटे। तो हमारे पास ये बेटा रिलेशनशिप यूज करते हो। अब ये हमारे पास किसके लिए हो गया? दिस इज फॉर सारी वैल्यू ALD की होगी ओवर फॉर सन 4 पाई रो R स्क्वायर T4 फॉर सन होगी। अच्छा अब वैल्यूज बेटे पुट करें इसके अंदर। हमारे पास दिस इज लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार इज 520 टाइम्स ऑफ सन, दिस इज 520 ऑफ सन। सन की अगर मैं L के बराबर कंपोज करूं बेटे 4 पाई रो, ये हो गया एल्डेंट के लिए। टेम्परेचर इसका हमने निकाल लिया था यार, रेशियो से वैसे कैंसिल आउट हो सकता था। 4 पाई रो सन का अब इसमें जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर दो बेटे, ये कैंसिल होगी, ये भी चीज कैंसिल होगी, ये वैल्यू 520 रहेगी। इसका रेडियस हमने R सर हमने टी स्क्वायर कर दिया सन का। दिस इज R स्क्वायर ऑफ सन। वैल्यूज इनकी एल्डेंट की निकली थी बेटा 3.92 टाइम्स 10 टू रेज पर 6 ओवर दूसरी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विच इज 5.8 टाइम्स 10 टू रेज पर 6। इसका भी रेशियो 4 हो सकता है। अब इसको फर्दर आपने बेटे सॉल्व कर लेना है। अब कंप्लीट है वह, sir, ठीक है। 5.5 into 10 raised to the power 4 final answer। सर ये जो न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है ये रेडियस और ये आगे ALD जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगना? किसके ऊपर? ये रेडियस जो है ये जो स्क्वायर आया ALD तो है, हाँ स्क्वायर आया तो है इसका, ये स्क्वायर लिखे तो है मैंने, ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। नहीं तो ये यहाँ नीचे पे आप ये स्क्वायर डायरेक्ट सन है ना, डायरेक्ट स्क्वायर आंसर ये वाली जो बेटे, फ्रैक्शन है फिर अच्छा बोले आप फाइनल आंसर 5.4 कितना था? 5.4 सर वो गलत है मेरे ख्याल से, दोबारा करना। चलो इसको तो आपने वो कर रेडियस ऑफ लीजिएगा, सन को भी स्क्वायर कर कर लीजिएगा। दिया, रेडियस पे सर आपने अलग से भी स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया, मैं भी यही कह रहा था सर। तो ठीक है, सॉरी मैं वो देखा नहीं था, ठीक है। तो इसमें ये हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अच्छा हबल्स लॉ पे आ गए बेटे। हमारे पास अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, लास्ट लर्निंग आउटकम 25.3 स्कीम, ठीक है। कि हमारे पास देखो इससे पहले क्वांटम में हमने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। हमारे पास बेटे एमिशन स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा, वहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा भी तक हमारे पास पार्टिकल्स एमिट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, जो कि हमें एक स्क्रीन पे नजर आ रही होते हैं, ठीक है। अब हमें जो
एस्ट्रोनॉमर्स हैं, अगर वो ऑब्जर्व करते हैं गैलेक्सीज को यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो वो ऑब्जर्व ये कर किया कि जो हमारे पास सिंपल अगर अर्थ की सरफेस हमारे सामने लैब के अंदर जो हमारे पास स्पेक्ट्रल बनता है वो अप्रोक्सीमेटली ये बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। किसी भी चीज का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है हमारे पास किसी गैलेक्सीज के थ्रू हम जो अगर देखते हैं तो हमारे पास बेटे वो ये वाला आ रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये शिफ्ट कर चुकी है सारी की सारी वेवलेंथ, इस तरफ इंक्रीज कर, ये रेड है ना, ये वायलेट है, सारी की सारी वेवलेंथ क्या इंक्रीज करके शिफ्ट हो चुकी है रेड वाली साइड पे, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट क्या है, देखो पहले यहाँ था बेटे, ये शिफ्ट होकर और इधर आ चुका है, ये इधर था, ये भी शिफ्ट होकर इधर आ चुका है, ये हमारे पास इधर था, ये भी शिफ्ट होकर इधर आ चुका है, ये इधर था, शिफ्ट होकर इधर आ, तो रेड साइड पे शिफ्ट कर गए हम, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं डॉपलर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट करवाई थी, ये रेड साइड पे सारी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्ट हो रही हैं। अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सीज यूजिंग पावरफुल माइक्रो टेलीस्कोप and came to this conclusion that all observed wavelengths of all the spectral lines are longer than the one observed in the laboratory, ठीक है, जितनी लेबोरेटरी में हमें मिल रही उससे ज्यादा मिल रही बेटे। दिस शोज दैट दे ऑल हैव मूविंग अवे फ्रॉम द अस बाय डॉपलर्स इफेक्ट, क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा हो रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी डॉपलर्स इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी चीज हमारी तरफ आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम खड़े हैं, एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अगर बेटे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो इसका मतलब ऑब्जर्व वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। एंड इफ ऑब्जर्वर सोर्स जो है रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से वेवलेंथ ज्यादा हो जाती थी। तो ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि हमारे पास जितने भी गैलेक्सीज से जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं उनके हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड साइड, वेवलेंथ इंक्रीज कर गई उनकी। इंक्रीज करने का मतलब वो हमारे पास दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस या अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। वही लिखा है, एब्जॉर्प्शन लाइन इन द स्पेक्ट्रल ऑफ द गैलेक्सीज आर ऑल शिफ्टेड टू द लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट। द टॉप स्पेक्ट्रल इज द स्पेक्ट्रल फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स सन, ठीक। अब डॉपलर्स इफेक्ट के ये वही जो ओ लेवल सॉरी एएस में जो पढ़ा हुआ है, द अपीरेंट चेंज इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। हम ऑब्जर्वर को हमारे सिलेबस में रेस्ट के अंदर है, सोर्स को मूव करना है सिर्फ। एएस में भी ये था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यही है। मैथमेटिकल फॉर्म बेटे ये फॉर्मूला हमें गिवन होता है, वी प्लस या माइनस क्यों है, अगर सोर्स और वेव अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप हमेशा माइनस करते हो रिलेटिव स्पीड के लिए, और इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर फिर आप हमेशा क्या करते हो, क्योंकि साउंड और यानी वेव और हमारे पास सोर्स जो है दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर आप क्या करते हो रिलेटिव वेलोसिटी के इनको आप ऐड अप कर देते हो, ठीक है। अब इसका मतलब है द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गर फॉर अ रिसीडिंग सोर्स एंड शॉर्टर फॉर एन अप्रोचिंग सोर्स, ठीक है। जब अप्रोच कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ कम होती है। अगर हमारे पास रिसीड कर रहे हो तो हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब डॉपलर्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द स्टार गैलेक्सीज यूजिंग अ शिफ्ट इन द वेवलेंथ फ्रॉम द हाइड्रोजन एमिशन, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली स्पीड निकाल लेते हैं बेसिकली इसकी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट ही यूज हो रही होती है बेटे। ऑब्जर्व वेवलेंथ मिल जाएगा, ऑब्जर्व वेवलेंथ मिल जाए, फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो वहां से हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी सोर्स हमें पता होती है, तो वहां से हम स्पीड ऑफ गैलेक्सीज निकाल लेते हैं, स्टार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डॉपलर्स रेड शिफ्ट है क्या, ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस को भी जी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। Red shift means that all the spectral lines show an increase in wavelength. The fractional increase of wavelength depends upon the recession speed. Recession speed means दूर जाना, moving away of the source या galaxy. अब ये फॉर्मूला बेटे याद करना पड़ना है, दिस इज नहीं सॉरी याद नहीं करना, गिवन है ये भी, डेल्टा एफ ओवर एफ जो है, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल या फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ जो होगी दिस इज इक्वल टू वी ओवर सी के बराबर है। और ये अप्रोक्सीमेटली का वर्ड लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है काफी ज्यादा इसके अंदर।
सी हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वी हमारे पास है रिसेशन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है। ठीक, अब इसी को यूज फर्दर है, एस्ट्रोनॉमर नॉर्मली असाइन अ वैल्यू फॉर द टर्म रेड शिफ्ट। ठीक है, सर फॉर वो एग्जांपल ऊपर फॉर्मूला जो है जो दो दो फॉर्मूलाज है दे आर द सेम है ना सर? ये वाले, जी सर, ये दो सेम फॉर्मूलाज हाँ है। जी वही वही मान लिया। हाँ जी, ये लिख लो, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा है कि ये नियरली बराबर है सारे। ठीक सर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स normally assign a value for the red shift के लिए given, यानी for example a galaxy shows a red shift of 7% means that कि red ये हमारे पास 7% 7/100 होगी ना ये, या 0.070। बेटा ये वैल्यू क्या 0.070 के बराबर है, ये वैल्यू क्या 0.07 के बराबर है, ये वैल्यू 0.07। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी या वी ओवर सी जो होगा ये, तो रेड ये वैल्यू अगर इस तरह गिवन है तो इसका मतलब ये सारी चीजें गिवन है आपको बस पेपर सर के मैं अंदर। इसका मतलब ये है कि द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग 7% ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ एवरी बिल्कुल टाइम। वही, हाँ जी, चेंज इन वेवलेंथ, हाँ जी, इंक्रीज या डिक्रीज भी सर ये अब यहाँ रिसेशन वेलोसिटी किस चीज की है? रिसेशन वेलोसिटी हमारे पास सोर्स की गैलेक्सी की है ना, जो दूर जा रहा है फ्रॉम द अर्थ। अब ठीक है, रिसेशन में होती चीज दूर जाना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप लोग अर्थ पे हो, अगर एक स्टार आपसे दूर जा रहा है, गैलेक्सी दूर जा रही है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड आ रही है ये। अब क्वेश्चन 6 में, इन अ लेबोरेटरी एन एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 656 टाइम्स 0.4 nanometer. The same spectral line in the spectrum from a distant galaxy has a wavelength this one. अब बेटे वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ कम हो तो क्या रिजल्ट निकलता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ठीक है, सॉरी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये वेवलेंथ ज्यादा है इससे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो, इसमें दिस इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कैलकुलेट द स्पीड डी ऑफ द गैलेक्सी। अब एक पहली जो चीज मैंने यहाँ पे वही फोकस किया हुआ है, सिंस द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज लॉन्गर देयरफॉर द गैलेक्सी इज रिसीडिंग। ठीक है, हमें जो ये वेवलेंथ मिल रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 656 से। इनिशियली कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों चेंज लेना है, क्योंकि हमने बेसिकली डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या हो गया, 663.1 में से 656.4 माइनस करो तो ये आ गया। अब बेटे उसने मांगा क्या हुआ हमसे, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द गैलेक्सी। अब स्पीड ऑफ गैलेक्सी किसके बराबर है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इक्वल्स टू वी ओवर सी लिखिए। ठीक है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा वी ओवर सी। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाली है बेटे, लैम्डा की वैल्यू जो सोर्स की एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है 656 ये वाली। ठीक है, वी की वैल्यू निकालनी, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, गिवन होती है डेटा पेज पे वैल्यू पुट की ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट में, the fractional change in wavelength of the observed light from a galaxy is this one. Fractional change in wavelength delta, ये चीज दे दी कि इसमें रेड शिफ्ट की वैल्यू ये डायरेक्ट दी हुई 0.15, यानी इट्स रेड शिफ्ट इज 15। 0.15 15% में है ना, तो 0.15 ही हो गया। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा और लैम्डा 0.15 में, ये रेड शिफ्ट की वैल्यू गिवन आपको बस। तो बेटे हमारे पास कैलकुलेट द रिसेशन स्पीड, तो डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा वी ओवर सी पुट किया, ये वैल्यू पूरी गिवन थी हमारे पास। वी की वैल्यू बेटे आपने कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू पुट की तो 4.50 टाइम्स 7 मीटर्स पर सेकंड में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, द टैडपोल गैलेक्सी हैज अ रिसेशन स्पीड ऑफ दिस वन, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब फॉर्मूला फिर वो डेल्टा लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू वी ओवर सी है। डेल्टा लैम्डा और लैम्डा बेटे वी की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, सी की स्पीड ऑफ लाइट होती है ये सारे फॉर्मूले तब लगने हैं जब कोई हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में नहीं कोई चीज पढ़ रहे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हर चीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेगी या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगी। यहाँ पे कोई भी गैलेक्सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी पढ़ रहे हो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नहीं है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। देखो वी की स्पीड काफी कम थी स्पीड ऑफ लाइट से, यहाँ जो वी की स्पीड आई है 10 to 7 आ रही है, जबकि ये 8 का ऑर्डर होता है।
ठीक है, यहाँ स्पीड 6 का ऑर्डर आई थी, 8 का ऑर्डर होता है। तो ये फॉर्मूला बेटे तब एप्लीकेबल होगा अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रही होगी तो। ठीक है, अच्छा सर ये 9400 into 10 raised to power 3 नहीं होएगा? होएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा। आंसर -2 में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आंसर -2 में आ जाएगा। कैलकुलेट करने से क्या बनता है? पहले -3 था, वो -2 बन जाएगा बेटा, और क्या होना है? ठीक हो गया। -3 हो जाएगा सर। ओके, अच्छा अब बेटे आप सारे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हो रेड शिफ्ट से? हमारे पास अगर सारी जितने भी गैलेक्सीज से वेवलेंथ हमारे पास जो आ रही हैं वो ज्यादा आ रही हैं, मिल रही हैं हमें, रिसीव जो इंटेंस वो जो हमारे पास वेवलेंथ है रेड शिफ्ट मिल रही है हमें, तो इसका मतलब है सारी सारी गैलेक्सी जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। अगर हम एक गैलेक्सी पे भी चले जाते हैं और दूसरी गैलेक्सी को उसमें देखते हैं तो वो भी हमारे पास वहां हमारे से दूर जा रही होगी। अगर सारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है ओवरऑल यूनिवर्स क्या है वो उसका साइज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वही हमारे पास कंक्लूजन फ्रॉम द रेड शिफ्ट of the spectral lines from distant galaxies show that all galaxies are receding from us। अगर सारी गैलेक्सीज हमारे से दूर जाते जा रही हैं तो ओवरऑल साइज ऑफ यूनिवर्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, therefore size of universe is increasing। ठीक है, और नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आ गई हब्बल लॉ। ये डायरेक्ट लॉ हमारे सिलेबस के अंदर बेटे। हब्बल लॉ हमारे पास क्या है? ये कहता है कि जो रिसेशन स्पीड होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जितना डिस्टेंस दूर होगा उतनी स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब जितनी कोई स्टार, जितनी कोई गैलेक्सी हमसे दूर है जितनी, उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, द रिसेशन स्पीड ऑफ अ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस डी फ्रॉम द अर्थ, या फ्रॉम अर्थ के रेफरेंस में है ना। तो v जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन d। इसको फर्दर करते v किसके बराबर हो गया? इस साइन को रिमूव करें तो कांस्टेंट आ गया, ये हब्बल कांस्टेंट आ गया d। हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं करनी, गिवन होती है। h नो गिवन डेटा पेज पे गिवन होगी। h नो इट इज द हब्बल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2.22 टाइम्स 10⁻18 सेकंड इनवर्स। अब इसका मतलब हम अगर स्पीड, रिसेशन स्पीड और d के दरमियान ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और उसका हमारे पास ग्रेडियंट जो होगा वो हब्बल्स कांस्टेंट दे देगा। जैसे यही है हमारे पास, ये डॉट सारे शो किए हैं, ये बिल्कुल लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए तो ये वाली बनेगी, इसका ग्रेडियंट लेंगे तो ये आएगा। अब डिफरेंट डॉट्स क्यों शो किए हैं? क्योंकि बेटा अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, हर चीज 100% डिफाइंड नहीं हुई। 100% डिफाइंड ना होने की वजह से हम बेसिकली ये देखो इक्वालिटी का सिंबल हर जगह लिखा हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है, लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो हम इक्वल टू लिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करना उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है नॉट मार्किंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ से एविडेंस बेटे हमें बिग बैंग का मिल गया। अगर हम कह रहे हैं कि सारी की सारी गैलेक्सीज दूर जाती जा रही हैं, ठीक है, तो ओवरऑल इसको विजुलाइज करते हो कि बैलून से, आप अगर बैलून से विजुलाइज करने के मतलब ये बैलून, एक ये बैलून था छोटा, ये पहला जो शो किया। ठीक है, अब इसको अगर इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट करते तो इसका साइज बेटे ज्यादा ये होता जा रहा है। अगर ये होता जा रहा है तो हमारे पास ये टाइम के साथ साथ इन्फ्लेट होता जा रहा है ना। तो ये डिफरेंट गैलेक्सीज, ये डिफरेंट डॉट्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं गैलेक्सीज को ही। ठीक है, तो ओवरऑल गैलेक्सीज के डिस्टेंस देखो वो इंक्रीज होता जा रहा है, दे आर मूविंग अवे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं था। अब इसी चीज को हम फर्दर रिड्यूस करें, अगर हमें ये चीज हमें इस तरह मिल रही है, इसका मतलब है हबल लॉ के थ्रू तो दूर जाने की स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है, जितना v जो d पे डिपेंडेंट है बेटे, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी स्पीड भी ज्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब है इसी को अगर आप रिड्यूस करते हो दोबारा, इसको अगर हम पिक्चर बनाई हो, अगर हमने वैसे वीडियो बनाई हुई, यहाँ से हम इस टाइम तक यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसको अगर दोबारा आप रिवाइंड करते हो तो हमें ये चीज इस तरह ही मिलेगी। इस तरह मिलने के बाद जितनी गैलेक्सीज आप हमें इस तरह मिल रही है वो,
अगर इन सारों को हम बेसिकली क्या करते हैं, दोबारा इस मैटर इस जगह पे लेके आते हो, तो इसका मतलब एक छोटी सी चीज हमें मिल रही है, और छोटी सी चीज मिलने का मतलब बिग बैंग के अंदर हमने यही चीज तो फोकस की थी, यही चीज हमें वो कॉन्सेप्ट देती है कि एक हमारे पास क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था एक छोटी चीज का, डेफिनेटली फिर वो डिफरेंट स्टार्स बन गए, गैलेक्सीज बन गए, वो फर्दर मूव करते नहीं, मूव करते करते उनके में गैप इंक्रीज होता गया और ओवर यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया। ठीक है, अब वही चीज बेटे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल लिख रहा था अभी क्लास का टाइम हो गया, ऑल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर रिसीडिंग मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, visualize the change in the separation of dots as galaxies on the surface of expanding balloon with time। ठीक है, as per Hubble law distant galaxies appear to be moving faster। ठीक है, इसमें Hubble law provides an evidence for the birth of universe due to expansion, expand करके birth यहाँ से हुई थी, यानी एक चीज ये, the initial shape of balloon leads to the conclusion that universe must have had beginning the big bang, और बिग बैंग वो एक्सप्लोजन हुआ तो दैट्स व्हाई दे मूव अपार्ट, वो दूर आने चले गए। ये है हमारे पास ओवरऑल एस्ट्रोनॉमी। बेटे अब इसके अंदर ना मैं अभी लिख के ना थोड़ा और भी, ये ओवरऑल ये रीजनिंग आउटकम आज पढ़ी है। अंडरस्टैंड दैट द लाइन इन द मिशन स्पेक्ट्रा फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शो द इंक्रीज इन द वेवलेंथ फॉर देयर वैल्यूज, या रेड शिफ्ट की तरफ ये बात वो है। फिर यूज का वर्ड है, कोई मैंने प्रूव नहीं कराया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी देख लो साइन कौन सा, नियरली इक्वल टू, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। फॉर द रेड शिफ्ट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स मूविंग रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ये होगी। तीसरी, एक्सप्लेन व्हाई रेड शिफ्ट लीड टू एन आइडिया दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, फिर रिकॉल का वर्ड है एंड यूज हबल्स लॉ। ठीक है, ये एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लीड टू अ बिग बैंग थ्योरी। कैंडिडेट्स यूज ऑल ऐसा यूनिट्स यूज करने, वो यूनिट्स दूसरे भी होते हैं ना, उनको यूज नहीं करना, लाइट ईयर्स की फॉर्म में भी यूनिट्स यूज करते हैं, तो उनको यूज नहीं करना, बस ये है। ये बेटा कंप्लीट हो गया, इसको मैं शेयर करता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। ठीक है, इसको कीजिएगा, जो जो कंफ्यूजन होगी कल वाली क्लास में चाहे डिस्कस कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है, ये कंप्लीट है बाय ऑल। तो बेटा आज अपलोड कर देंगे इसको, अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, अभी ठीक हो सर, जाता है। थैंक यू।